सर हमारी एक प्रश्न ये था कि आज के टाइम में गौ आधारित खेती के लिए गौ आधारित फसलों लेने के लिए होड़ मची हुई है। काफ़ी लोग उस पे जोर दे रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो गौ आधारित काम करते हैं मठाधीश उसमें कूद पड़े हैं। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि इस देश में प्राकृतिक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी 70% लोगों के पास गाय नहीं है। तो क्या अगर गाय नहीं है तो कैसे गौमूत्र लेंगे, और गाय नहीं है तो कैसे गाय के मूत्र का वो औषधि बनाए जो अपने फसलों के, तो इसका मतलब वो नहीं ले पाएंगे क्या, या कैसे करेंगे वो? देखिए सुनो, अ, गाय हमारी मानव जीवन शैली का, या यूँ कह लो कि मानव की समृद्धि में गाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब आप पौराणिक कथाओं की बात करें तो परशुराम जी के पिता थे ऋषि जमदग्नि। उनके पास एक कामधेनु गाय थी। तो गाय की महिमा बता रहा हूँ, मतलब जो पौराणिक कथाओं में गाय की महिमा गाई गई है, उससे शायद हमारे किसान भाइयों को या देश के उन लोगों को पता चलेगा जो गाय की बात करते हैं कि गाय माने क्या। पहले उनको ये समझना है गाय माने होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ कि परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी और किसी राजा को संतान नहीं हो रही थी। तो जमदग्नि जी ने कहा कि हे राजन, आप मेरी गाय का दूध का पान कर लीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसा हुआ। दूसरी कहानी है कि अयोध्या के राजा राम के पूर्वज राजा दिलीप किसी मुहिम से लौट रहे थे और रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का झोपड़ी मिली, कुटिया मिली। तो उनके साथ कुछ सैनिक थे और चूँकि काफ़ी लंबी मुहिम से आ रहे थे तो जंगल में वो महर्षि ऋषि की जो वशिष्ठ की कुटिया मिली, तो राजा वहाँ रुक गए। और हालांकि उनके मन में है कि एक ऋषि हमारी क्या सेवा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महर्षि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु नाम की गाय है, नहीं वो नंदनी, उनकी गाय का नाम था नंदनी। तो महर्षि वशिष्ठ ने नंदनी का दूध निकाला और चावल की खीर बनाई और सारे लोगों की खिलाई, सबका पेट भर गया। तो राजा दिलीप सोच रहे हैं कि यार इनकी तो ये नंदनी कमाल की गाय है और इस गाय को मैं ले चलूं। तो उन्होंने चलते समय महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे ऋषिवर, आपकी गाय मैं चाहता हूँ, आप ये गाय मुझको दे दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तो एक ऋषि हूँ, सन्यासी हूँ, इस कुटिया में रहता हूँ, मेरे 2-4 शिष्य हैं और हमारी तो रोजी रोटी यही है। मैं जंगल से कुछ वन वनस्पतियाँ लाता हूँ और इनके गाय के दूध में पका करके खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाता है। और आप अगर गाय मेरी ले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। तो राजा दिलीप ने कहा कि ऋषि महोदय, आप हमको ये गाय दे दीजिए, नहीं गाय तो मैं ले ही जाऊँगा। तो पौराणिक कथा में जो वर्णन मिलता है कि नंदनी गाय क्या कहती राजा दिलीप से कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। चलिए, ये तो पौराणिक कथा हो गई। अब मैं आपको और पीछे ले चलता हूँ, बहुत नज़दीक, लेटेस्ट, आज के ठीक 60 साल पहले देश में 100% किसानों के पास बैल थे। और बैल कहाँ से आते थे? गाय से। 60 ईयर पहले देश का किसान जो गाय पालता था, उसका पहला जो ध्येय था, पहली जो सोच थी, वो ये थी कि गौ माता का बछड़ा मेरी खेती में काम आएगा। बछिया होने पर हर्ष कम था, बछड़ा होने पर उल्लास ज़्यादा था।
क्योंकि आज ट्रैक्टर की कीमत, छोटे से छोटा ट्रैक्टर 5 लाख का आ रहा है और अच्छा ट्रैक्टर तो 12 लाख का आ रहा है। खेती के काम के लिए गौ माता सदियों से, अनादिकाल से आपको बछड़े देते आई है, जिसको मैं बैल के रूप में ट्रेन करके अपनी खेती करता रहा। तो गाय की महिमा को अगर देखना है तो बैल को देखना पड़ेगा। अगली चीज, गाय का दूध सेकेंडरी है और 70 साल 100 साल पहले किसी विदेशी इतिहासकार ने लिखा है, जो यहाँ आया, उसने लिखा कि भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती हैं। तब ऑलमोस्ट सारे किसानों के पास गाय ही थी और सारी की सारी गाय, मेरे बचपन काल में मेरे घर में 2 गायें थीं जिनका 7-8 लीटर 9 लीटर दूध होता था, देसी गायें थीं। दूध सेकेंडरी था, पहला था गाय के पीछे, गाय को पालने के पीछे पहला कारण था बैल, कि गाय बछड़े देती है जो खेती के काम आते हैं। दूसरा, दूध तो देती है। तीसरा था, जब गाय बैल मेरे घर में है तो गोबर भी करेगा और पेशाब भी करेगा, और वो गोबर के ऊपर पेशाब कर दिया और गोबर और पेशाब, उसके नीचे की मिट्टी उठाई, मैंने घूरे में डाल दिया और फिर ये सड़ने के बाद खेत में पहुंच गया। तो गौ आधारित खेती, वर्तमान परिवेश में गौ आधारित खेती का जो सुगुफा है तथाकथित लोग, और आज है क्या, कहीं से एक आवाज़ आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि प्रकृति में गाय है या गाय में प्रकृति है। धरती माता तो आध्यात्मिक माँ है और इसको आदि पिता शिव कहा गया है, सदा शिव। जब आदमी नहीं भी था तब भी ये आदि पिता शिव थे, और जब आदमी यहाँ नहीं भी रहेगा तब भी आदि पिता शिव रहेंगे, यानी धरती माता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रन। तो पहली तो धरती माता है। मनुष्य के जीवन में, इस यूनिवर्स में 84 लाख योनियों के लिए जो धरती रूपी माँ है, उसका स्थान सर्वोपरि है। सेकंड नंबर पर जब आदमी का अपनी जीवन शैली आती है, अपनी खेती किसानी, उसका अपना जो वजूद है, तो दूसरी माँ गौ माता है। लेकिन गौ माता बैल देगी, गौ माता दूध देगी और पेशाब गोबर तो देगी ही देगी। जब खाएगी तो गोबर पेशाब देगी, और वो जो देगी उसको मैं करूँगा क्या, खेती में जाएगा। सिंपल सी कहानी। तो अब देखिए, अब ना मैं बैल से खेती, हमारी नीतियों ने पिछले 70 सालों से ट्रैक्टर को प्रमोट किया। बैंकों ने ट्रैक्टर में दबा के लोन दिया कि 5 एकड़ का किसान अपनी ज़मीन के कागजात यहाँ दे जाए और ट्रैक्टर ले जाए। तो ट्रैक्टर देने की परंपरा के पीछे का हाल क्या, इनडायरेक्टली ये नहीं है क्या कि ये अब बैल को हमें हटाना है खेती से। दूसरा, आज वीप की चर्चा होती है, वीप खाते हैं, गौमांस खाते हैं और गौमांस का निर्यात होता है। आज भी हमारे देश के कई राज्यों में गौमांस निर्यात होता है, गौवध होता है। कुछ राज्यों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके वो गाय कटती है। गाय सिर्फ इसलिए कटती है क्योंकि गाय किसान नहीं रखता, गाय सड़क पर है। नहीं, आज के 70 साल पहले गाय कटने जैसा कोई हाल नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि मुगलों को गाय अच्छी लगती थी, मुसलमानों को गाय का मांस अच्छा लगता है, अंग्रेज़ों को गाय का मांस अच्छा लगता है, और इसलिए जाने अनजाने जो देश में जो कृषि नीतियों में बदलाव आया, मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, तो हमारे नीति निर्माताओं ने शायद नहीं सोचा होगा कि व्हाट इज दिस, जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होने वाला। परिणाम आज सबके सामने है। तो गौ आधारित खेती को अगर प्रमोट करना है तो मेरा एक ही सूत्र है कि बैल आधारित खेती को लागू करना पड़ेगा। अथवा हम कहते हैं आप फोर्स नहीं कर सकते तो कम से कम ट्रैक्टर पर और कृषि यंत्रों पर जो भारी भरकम सब्सिडी, उसी को बंद करो, नंबर 1। नंबर 2, अब जब किसान एक, मान लीजिए जो तथाकथित जो सिस्टम है गौ आधारित प्राकृतिक खेती की, जीवामृत बनाइए, घनजीवामृत बनाइए, एक किसान गाय पालता है,
जैसे मैंने बोला कि देश में 85% लोगों के पास गाय नहीं, किसानों के पास केवल 15, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास गाय होगी। अब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने को कहीं से रिपोर्ट मिली कि धरती की वैल्यू ख़राब हो रही है, धरती बंजर हो रही है, धरती मतलब उसकी कुल मिला के उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो रही है। तो उनका ये अंतर्मन से, अंतःकरण से उन्होंने बोला कि अब मैं अपनी धरती माता को ख़राब नहीं होने दूंगा। मतलब ये हुआ कि आदरणीय मोदी जी ने ये चाहा, बाय हार्ट चाहा कि अब देश के वैज्ञानिक, देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो धरती को बचाएं। अब उस बचाने की क्रिया में जो कार्यक्रम लॉन्च किए गए वो आधे अधूरे हैं। जैसे एक किसान ने गौमूत्र से, गोबर से जीवामृत बनाया, और जो वर्तमान का सिस्टम है कि जीवामृत 72 घंटे में बन जाता है, उसने खेती में प्रयोग किया, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पास ऐसे हज़ारों किसान हैं जो उस पद्धति का जीवामृत बना करके वापस आ गए और खेती छोड़ दिया, फिर वो रसायन पर चले गए, या फिर वो अब दूसरे टाइप का जीवामृत बना रहे हैं। मुद्दा ये है, और कई सारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट जिन्होंने आज तक गाय को कंसीडर नहीं किया, आज तक उन्होंने तो गोबर को भी कंसीडर, उन्होंने तो सारी रिसर्च, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब सॉइल की वैल्यू कैसे ख़राब हो ताकि उद्योगपतियों का धंधा चले, सारी की सारी रिसर्च का फोकस वही था। और आज जाने अनजाने वाहवाही लूटने के लिए लोग कहते हैं गौमूत्र में ये है, गाय के गोबर में ये है। मैं कहता हूँ भैंस के गोबर में क्यों नहीं है, भैंस के मूत्र में क्यों नहीं है? क्यों? मैंने जो पौराणिक कथा सुनाई कि गाय प्रसन्न होने पर, नो डाउट, इस सृष्टि में, एनिमल में गाय एक अद्भुत प्राणी है जो कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है और दूध और मूत्र और गोबर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराती है। एनर्जी तो है, पावर तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कब? जब गाय प्रसन्न है तब। आज की स्थिति में क्या है, एक भैंस बंधी है ये बगल में, उसके बगल में एक गाय बांध रखी है। जो लोग गाय पालते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। उसके पास एक भैंस है, एक गाय है। गाय देती है 3 पाव दूध, भैंस देती है 7 लीटर दूध। तो खिलाने पिलाने में देखना, भैंस को वो 2 किलो खली देता है, 4 किलो दाना देता है, और गाय को भूसा देता है, भूसे के ऊपर 250 ग्राम केवल आटा उड़ाता है। गाय देख नहीं रही है क्या? तो गाय को क्या असंवेदनशील प्राणी है? गाय बहुत संवेदनशील प्राणी है। तभी तो महर्षि वशिष्ठ की गाय क्या कहती राजा दिलीप से कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। और आज देश में कोई गाय प्रसन्न नहीं है। क्यों? पशुपालक जितने भी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गाय के साथ वो तुम्हारा भाव कहाँ है? और जब तक वो भाव नहीं है, गाय गाय नहीं है। वो तो एक पीड़ित पशु है, लाचार पशु है, लाचारी में जिंदा है, आपके खूंटे में बंधा है। आप उसको क्या खिला रहे हो? पीठ पे हाथ नहीं फिरा रहे हो, उसको प्यार नहीं कर रहे हो। गाय की आंख में आंसू है, और ऐसी गाय का मूत्र, उससे तुम कहते हो कैंसर ठीक हो जाएगा, उससे तुम कहते हो खेती में चमत्कार हो जाएगा। तो मनुष्य को अपना भाव बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना भाव नहीं बदलेंगे गाय के प्रति, जब मेरा नज़रिया बदल जाएगा तब हालात सुधरेंगे, अन्यथा क्या है? और वर्तमान में जो ये मैंने बोला ना कि प्राकृतिक खेती देश के सभी किसानों को करनी है, धरती माँ को बचानी है, तो 15% जो गौ पालक हैं उससे 15% ज़मीन ही बच पाएगी। 85% ज़मीन तो फिर भी बंजर रहेगी। मैं कहता हूं कि देश के 14.5 करोड़ किसान सबको प्राकृतिक खेती करने का अधिकार है। और अगर प्राकृतिक खेती करने के लिए गाय ज़रूरी है तो फिर बता दूं, गौमूत्र के लिए तो कोई गाय नहीं पालेगा। जब हम बछड़े के लिए गाय नहीं पाल रहे हैं, जब हम दूध के लिए गाय नहीं पाल रहे हैं, तो गाय गौमूत्र के लिए गाय कौन सा सूरमा वो पाली जब गौमूत्र के लिए गाय पालेगा? बस ये नारे हैं, स्लोगन है, चलते रहेंगे, समय बीतता रहेगा,
देश की ज़मीन बंजर होती रहेगी, किसान आत्महत्या करता रहेगा, लोगों के भाषण चलते रहेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि रियल में मनुष्य को रियलिटी में इस बात पर सोचना पड़ेगा, क्या कि धरती माता बचनी चाहिए। और चूंकि मेरा तो देश जहाँ विश्व की जो है 18% पॉपुलेशन है, यानी विश्व की 18% आबादी है और विश्व की 2.4% ज़मीन है, उस देश के लिए तो गाय बहुत ज़रूरी है। अभी कई बार जब मैं बैल आधारित खेती की बात कर देता हूँ तो लोग कहते हैं सचान साहब इस युग में आप बैल की बात करते हो। तो ध्यान रखिएगा, जो छोटे किसान हैं 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जो ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं रख सकते हैं और किराए के ट्रैक्टर से खेती करते हैं, तो उनकी 10,000 12,000 15,000 20,000 जो आमदनी है साल भर की, वो ट्रैक्टर के किराए भाड़े में खर्च हो जाती है। यानी जुताई कराना है, बुआई कराना है, हार्वेस्टिंग कराना है, थ्रेसिंग करानी है, सारे पावर थ्रेसर से ही फसलें मारी जा रही हैं। तो उनका तो एक करीब अपनी टोटल इनकम का नियर अबाउट 20 to 25% तो ट्रैक्टर वाले को दे देता है वो। दूसरा 18 to 20% वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में दे देता है। फिर उसको पानी भी लगाना है, क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, उसमें चला जाता है। अब जब वो नफ़ा नुकसान की बात आती, खेती में क्या लगाया क्या मिला, तो बोले लगाया तो 100 रुपया था, मिला 120 रुपया है, तो क्या करे भाई, ना सुसाइड करे। तो जो जीरो बजट की खेती है ना, जीरो बजट की खेती के लिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि इस धरती को मजबूत होना ज़रूरी है। और धरती को मजबूत, जैसे जंगल है ना, जंगल में गाय नहीं है, जंगल की मिट्टी तो मजबूत है ना, वहाँ गाय नहीं है जंगल में। जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ कहाँ गाय हैं, लेकिन वहाँ सॉइल रिच है ना, सॉइल में ह्यूमस है ना, 2%, 2.5%, 1.5% क्यों है। तो हमें अपने किसान के खेत में भी ह्यूमस बढ़ाना है। तो ह्यूमस बढ़ाने के लिए सीधे सीधे मैंने अभी एक वीडियो जो बनाई कि कार्बनिक पदार्थ खेत में डालना है, और कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु उसमें खेत में आ जाए, बस इतना ही चाहिए। हाँ, गाय का जब शब्द है तो गाय के बछड़े हमारी खेती में काम आए। ट्रैक्टर ना हो, बड़े बड़े हैवी ट्रैक्टर ज़मीन में चलता है, ज़मीन को कॉम्पैक्ट करता है, वर्षा का पानी सीपेजों के नीचे नहीं जाता है, वाटर की क्राइसिस है। और दुनिया जानती है कि सुनने में आता है कि कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरा विश्व युद्ध पानी को लेके हो जाए। और अभी तो अपने देश में आप सुनते ही हैं कि नदी जल बंटवारे को लेकर के 2 राज्यों की सरकारें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तो वाटर, हेल्दी सॉइल हो, सफिशिएंट ग्राउंड वाटर हो, सफिशिएंट सरफेस वाटर हो, और गाय भी हो ताकि बैल से खेती हो सके। अगर बैल से खेती, बैल का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो गाय बछड़े देगी, तो बछड़े का क्या होगा। बछड़े आज सड़कों पर घूम तो रहे हैं, शहरों में घूम तो रहे हैं सांड बन के, एक नई मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि गाय को सनातन कृषि के नज़रिए से देखा जाएगा, तभी हमारे देश में गौ बचेगी, तभी मेरी खेती सुदृढ़ होगी। और देश के हालात जैसे जैसे गाय नष्ट हो रही है, जैसे जैसे गाय कम हो रही है, ये जितने भी किसान सुसाइड करते हैं, देश में 15% किसान जिनके पास बैल हैं, उनके एक भी 40 साल का डाटा उठा के देखिए, जिसके पास बैल हो उस किसान ने सुसाइड किया हो। कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि गाय बैल बांधने वाले किसान की सॉइल रिच होगी ही होगी। क्योंकि गाय का मूत्र और गाय का गोबर उसके खेत में रिटर्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो प्रेम मोहब्बत के साथ गौवंश को पालता है उसका खेत मजबूत होता है। लेकिन गाय को नहीं पालते प्रेम पूर्वक, बाज़ार से गौमूत्र खरीदने का विषय आता है, बाज़ार से गोबर खरीदने का विषय आता है। गोबर व गौमूत्र खरीदने की विषय नहीं है, गाय पालने वाली वस्तु है। गाय मेरी द्वितीय माँ है। तो इस नज़रिए से उसके साथ नज़रिया बदलना है। मिल गया आपको उत्तर। बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर।